बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि, या जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी कहते हैं। अब देखिए, आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये कौन सी कृषि है। व्यापारिक यानी कि जो कृषि किस उद्देश्य से की जा रही है, हम व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, और उसमें किसका उत्पादन किया जाएगा? खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाएगा। तो हमने ये देखा था कि विटलसी नामक जो विद्वान था, उस विद्वान ने 1936 में विश्व को 5 आधारों को लेकर 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। उसी में से एक कृषि प्रदेश विटलसी का जो था वह था व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि। तो आज हम विटलसी के व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश की ही बात करेंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये इसके नाम से भी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि हम कौन सी कृषि प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, व्यापारिक अन्न उत्पादन मध्यवर्ती अक्षांशों में 30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में किया जाता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि व्यापार के लिए जो अन्न उत्पादन किया जाता है तो वह कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यापार के लिए अन्न का उत्पादन मध्यवर्ती अक्षांशों में किया जाता है। अब मध्यवर्ती अक्षांश में कौन कौन से अक्षांश आएंगे? 30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्यवर्ती अक्षांश हैं, ये व्यापारिक अन्न उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह कृषि अब यहाँ पर मध्यवर्ती अक्षांशों में व्यापार के लिए अन्न उत्पादन किया जाता है, या व्यापारिक अन्न की कृषि की व्यापार के लिए अन्न की कृषि की जाती है। यह कृषि आर्द्र एवं शुष्क प्रदेशों के मध्य विस्तृत घास के मैदानों में मिलती है। अब ये कृषि कहाँ की जाती है? आर्द्र एवं उष्ण, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेशों में जहां घास के मैदान होते हैं वहां पर ही ये कृषि की जाती है। इस कृषि व्यवस्था को अगर हम ये कहें कि ये तकनीकी विकास की देन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तकनीकी के अत्यधिक विकास के कारण ही इस कृषि व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं, किसके लिए? व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो व्यापार के लिए जो अन्न उत्पादन किया जाएगा ना इस कृषि में, तो इसमें सब तकनीकी का पूरा उपयोग किया जाएगा। इसी कारण से अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास और ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के स्टेप के अर्धशुष्क भागों में ये कृषि की जाती है, क्योंकि ये क्या है? विस्तृत घास के मैदानों में की जाएगी ये कृषि। दूसरा ये है कि ये पूरा तकनीकी पर आधारित कृषि है, तो ये विश्व के डेवलप कंट्रीज़ में ही की जाएगी। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो प्रेरीज घास के मैदान है, अर्जेंटीना के जो पंपास घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के जो स्टेप के अर्धशुष्क प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। अब इस कृषि की भी अपने आप में कुछ विशेषताएं होती हैं। अब वो क्या विशेषताएं, हम वो देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे विस्तृत कृषि पद्धति। ठीक है, मतलब अब ये जो कृषि पद्धति यहाँ पाई जाती है वो कैसी होती है? विस्तृत। मतलब यहाँ पर जो कृषि की जाएगी वो विस्तृत, बहुत बड़े भूभागों में की जाएगी, या विस्तृत कृषि यहाँ पर होती है। मतलब खेतों का आकार बड़ा और प्रति एकड़ उत्पादन भी यहाँ पर ज़्यादा ही होगी। मशीनों का अत्यधिक उपयोग, अब पहले ही कह दिया आपको कि तकनीकी विकास की देन है ये कृषि। इसका मतलब यहाँ पर हर कार्य को मशीनों के द्वारा ही संपादित किया जाता है। अत्यधिक बड़े आकार के कृषि फर्म का आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। एक फसल विशेषीकरण, अब क्या होगा कि जैसे आप देखिए कि कई बार किसान क्या करता है, हमारे यहाँ तो एक ही खेत है और उस खेत में 2 या 3 फसलें एक टाइम में वो बो देता है, लेकिन व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि में ऐसा नहीं होता। जहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, वहीं दूसरी ओर पूरे के पूरे खेत में केवल एक ही फसल को उगाया जाता है। मानवीय श्रम का अभाव, जब सारा काम तकनीकी बेस्ड है, मशीनों से हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मानवीय श्रम का क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। छठा, पूंजी विनियोग का केवल मशीनों तक सीमित रहना।
पूंजी विनियोग जो किया जाएगा वो मशीनों तक ही सीमित रहेगा। ये थी इस कृषि की विशेषताएं कि विस्तृत कृषि पद्धति पाई जाती है, मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, मानवीय श्रम का अभाव देखने को मिलता है, फसल का विशिष्टीकरण होता है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये इस कृषि की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर कैसी होती हैं। इन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। जिन प्रदेशों में व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि की जाती है उन प्रदेशों में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। कुछ भाग तो समुद्र से इतने दूर हैं कि यहाँ पहुँचने पर हवाओं की अत्यधिक में आर्द्रता रहती ही नहीं है, जैसे मध्य एशिया के भाग। कहने का मतलब ये है कि विश्व के जिन भागों में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, और कुछ भाग तो समुद्र से भी इतने ज़्यादा दूर है ना कि वहाँ तक आर्द्रता वाली हवाएं पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं और वर्षा कराती ही नहीं है। जैसे हम मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ यह समुद्र से दूर है और यहाँ तक आते आते हवाओं की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और वर्षा नहीं के बराबर होती है। अन्य भागों में देखें तो पर्वतों का वृष्टि छाया प्रदेश जैसे रॉकीज और एंडीज है ना, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के भाग अथवा मरी डार्लिंग नदी की घाटी पछुआ पवनों से इन भागों में अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। मतलब अब ये हम भौगोलिक परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने का कारण क्या है। तो मध्य एशिया को अगर हम देखें तो मध्य एशिया में क्या है, समुद्र से दूर है और जब तक आर्द्रता भरी हवाएं यहाँ तक आती है तो उनकी नमी समाप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। ठीक इसी प्रकार से रॉकीज और एंडीज को देखें, है ना, तो उनका जो पूर्वी भाग है वो कैसा है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है और इसी के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक इसी प्रकार से मरी डार्लिंग नदी की जो घाटी है वह उनको देखें तो पछुआ पवनों से इन भागों में वर्षा अधिक नहीं हो पाती है। तो ये भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण मतलब जहाँ वर्षा कम होती है परंतु फिर भी ये कृषि वहाँ की जाती है। पौधे उगते और बढ़ते समय यदि वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो फसलें अच्छी होने की संभावना रहती है। अब जब पौधा बोते हैं, बढ़ रहे हैं, उग रहे हैं, उस समय यदि वर्षा ज़्यादा हो जाए तो फसल कैसी हो जाएगी, अच्छी होने की संभावना रहेगी। यदि फसल बुवाई के बाद वर्षा नहीं होती है तो मिट्टी उड़ने लगती है और बीज चिड़िया आदि खा जाती है और दोबारा बुवाई की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब यदि हमने फसल बो दी और बारिश ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, हवा वगैरह के कारण मिट्टी उड़ने लग जाएगी, चिड़िया या अन्य पक्षी आकर के बीजों को खा जाएंगे और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी तो बीज के अंदर रोपा वो ही नहीं हो पाएगा, पौधा ही नहीं, अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसी कारण कई बार तो दूसरी बार भी बुवाई करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो फिर इन प्रदेशों में शुष्क कृषि की पद्धति अपनाई जाती है। जैसे जैसे और दूरी पर जाते जाएंगे और वर्षा की मात्रा यदि कम होती चली जाएगी, ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी तो उन प्रदेशों में ड्राई फार्मिंग की जाती है, की पद्धति को अपनाया जाता है। जाड़े का मौसम यहाँ लंबा होता है, तापमान हिमांक के भी नीचे चला जाता है, वर्षा के स्थान पर यहाँ हिमपात होता है और मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वर्षा की जगह यहाँ पर स्नोफॉल होता है। गर्मियों में औसत तापमान 15 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ये थी भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब हम बात करेंगे इस कृषि की विशेषताओं की। इस कृषि प्रणाली की एकमात्र फसल गेहूं है। इसकी खेती विस्तृत कृषि पद्धति के अंतर्गत बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है। देखिए इस कृषि में हम कौन सी फसल प्रदान होगी, गेहूं की खेती की जाएगी और विस्तृत कृषि पद्धति को अपनाया जाता है, अर्थात बड़े बड़े फर्मों में कृषि की जाती है। और यहाँ तक कि देखें तो गेहूं के जो अधिकतर फर्म होते हैं 200 से 400 हेक्टेयर तक के आकार के होते हैं। कुछ फर्म तो अगर हम देखें तो 800 हेक्टेयर तक के होते हैं। इस भाग में कृषि का आधार मनुष्य नहीं मशीनें हैं। मतलब सारा का सारा कार्य कृषि का मनुष्य नहीं करेगा वरन मशीनों द्वारा किया जाएगा। इसमें ट्रैक्टर, हल, डिस्क, हैरो, ड्रिल, रिपर, कंपाइन, ट्रक, मालगाड़ी एवं को आवश्यक एवं अपरिहार्य माना जाता है। मतलब ट्रैक्टर, ट्रक,
हैरो, ड्रिल, कंपाइन, मालगाड़ी आदि सभी की क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता, ये अनिवार्य है कि ये होनी ही चाहिए इस कृषि में। मशीनों के आविष्कार एवं उपयोग के परिणाम स्वरूप इस कृषि का विकास हुआ है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं है ना। अब मशीनों के कारण ही इतने बड़े बड़े हेक्टर के खेतों में या फर्मों में कृषि संभव हो पाई है। इतने बड़े 800 हेक्टर के खेत में कृषि या फर्म में कृषि कर पाना संभव नहीं था। जनसंख्या की कमी के कारण प्रति मनुष्य उत्पादन बहुत अधिक होता है और स्थानीय खपत जो है वो बहुत कम है, अतः बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न व्यापार के लिए बच जाता है। एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है ना, और प्रति मनुष्य जो उत्पादन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी इतनी स्थानीय खपत तो होती ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो जो सारा उत्पादन होता है वो व्यापार के लिए बच जाता है। गहन चावल और व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि व्यवस्थाओं में भिन्नता मिलती है। चावल का उत्पादन अधिक अब देखिए, हमने एक पढ़ा था गहन चावल प्रधान कृषि प्रदेश और दूसरा हम पढ़ रहे हैं व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रदेश। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर मुख्य जो खाद्यान्न फसल होगी वो गेहूं है, जबकि चावल प्रधान में चावल महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है। दूसरा, चावल प्रधान गहन कृषि कहाँ की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि कहाँ हो रही है, जहाँ पर जनसंख्या कम है। तीसरा, गहन चावल प्रधान कृषि के अंतर्गत खेतों का आकार छोटा होता है, जबकि व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत खेतों का आकार बड़ा होता है। व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि में मशीनों को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं अगर हम चावल प्रधान कृषि व्यवस्था को देखें या गहन चावल कृषि को देखें तो वहाँ पर श्रम को ही सर्वाधिक काम में लिया जाता है मशीनों की अपेक्षा। अच्छा, यहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले भागों में होता है और यहाँ पर भूमि भी महंगी होती है, जबकि गेहूं का उत्पादन कम घनत्व वाले प्रदेशों में होता है और यहाँ पर भूमि भी अपेक्षाकृत सस्ती ही मिलती है, बल्कि श्रम महंगा मिलेगा, भूमि तो फिर भी सस्ती मिल जाएगी। चावल का उत्पादन छोटे छोटे खेतों पर मानवीय श्रम से होता है, जबकि गेहूं का उत्पादन कृषि मशीनों के बड़े बड़े फर्मों पर एक साथ ही चावल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। चावल का सर्वाधिक उपयोग स्थानीय क्षेत्रों में हो जाता है, जबकि गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुख्य निर्यातक खाद्यान्न है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्यापारिक खाद्यान्न कृषि और चावल प्रधान गहन कृषि में क्या अंतर हुए। यहाँ पर चावल महत्वपूर्ण फसल है, यहाँ पर गेहूं महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ पर खेतों का आकार बड़ा है, वहाँ खेतों का आकार छोटा है। यहाँ श्रम सस्ता है, वहाँ श्रम महंगा है, वहाँ श्रम सस्ता है। यहाँ भूमि सस्ती है, वहाँ भूमि महंगी है। हाँ, यहाँ पर मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पर मानवीय श्रम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर सारा जो उत्पादन होता है वो व्यापार के लिए होता है, जबकि गहन चावल वाली कृषि में सारा उत्पादन स्थानीय खपत के लिए होता है, जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि की जाती है। व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन में खेतों का आकार बड़ा है, जबकि चावल प्रधान गहन कृषि में खेतों का आकार छोटा है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। तो आज हमने बात की व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि की प्रदेश की।